अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। न्यूरोलॉजी में हम एक ग्रुप देखते हैं बीमारियों का जिसे हम मूवमेंट डिसऑर्डर्स कहते हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मशहूर बीमारी है उसे पार्किंसंस डिज़ीज़ कहते हैं। लेकिन आप लोग शायद ये जान के हैरान होंगे कि पार्किंसंस डिज़ीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है। एक और मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसे हम असेंशियल ट्रेमर कहते हैं या फेमिलियल ट्रेमर भी उसको कहते हैं। जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है कि ये फेमिलियल होता है, यानी कि मौरूसी होता है, फैमिलीज़ में चलता है और एक ही फैमिली के कई अफराद को हो सकता है। और आम तौर पे इसके स्टार्ट होने की एज एडल्ट हुड में होती है, यानी कि जब बंदा 30, 40, 50, 60 साल का हो जाता है उस एज में शुरू होता है। और ऐसा हो सकता है कि एक जनरेशन में ज़रा लेट शुरू हो और अगली जनरेशन में जल्दी शुरू हो जाए, और बहन भाइयों में जो है ना हो सकता है ये एक साथ, और किसी में किसी एज में और किसी में किसी एज में शुरू हो सकता है। मेरे एक उस्ताद थे अमेरिका में, उन्होंने हमें बहुत ही एक आसान तरीका बताया पार्किंसंस डिज़ीज़, जो कि काफ़ी वेल नोन है, एसेंशियल ट्रेमर से डिफरेंशिएट करने का। उन्होंने कहा कि जनरली, ऑफ कोर्स ये 100% बात नहीं है, लेकिन जनरली एज अ रूल ऑफ थंब जो राशा भी या जो ट्रेमर भी रखे रखे हो रहा होता है, यानी एक ही जगह जब आपके हाथ पड़े हुए हों और हाथ लरज रहे हों, तो ज़्यादा चांस ये है कि ये पार्किंसंस डिज़ीज़ हो। और जो भी लर्जा या ट्रेमर हाथ इस्तेमाल करने से हो, जैसे कि चाय का कप पकड़ के पीना तो हाथ शेक कर रहा है, चम्मच से खाना खाना तो हाथ शेक कर रहा है, पानी का ग्लास पीना तो हाथ शेक कर रहा है, तो अमूमन जो एक्शन के साथ राशा होता है, लर्जा होता है, वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एसेंशियल ट्रेमर या फेमिलियल ट्रेमर हो। और ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पार्किंसंस डिज़ीज़ का इलाज एसेंशियल ट्रेमर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एसेंशियल ट्रेमर डायग्नोज आम तौर पे डॉक्टर के मुआयने के साथ होता है, और जो सही डॉक्टर एसेंशियल ट्रेमर को देखता है वो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट है। और न्यूरोलॉजिस्ट अमूमन सारे टाइप के ट्रेमर या लर्जा देखने के माहिर होते हैं, उनको डायग्नोज करने के माहिर होते हैं, जो कोई भी मुनासिब टेस्ट की ज़रूरत हो वो कराते हैं, और फिर उसकी ट्रीटमेंट के भी माहिर न्यूरोलॉजिस्ट ही होते हैं। आम तौर पे एसेंशियल ट्रेमर हाथ के अलावा सर में, गर्दन में, लिप्स में, आवाज़ में, हत्ता के टांगों में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके किसी प्यारे को ऐसा लर्जा है जो कि टांगों में भी है और उससे उनका बैलेंस भी ख़राब हो रहा है, तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट को डेफिनेटली और बीमारियों के मुतालिक भी सोचना चाहिए जो कि इसी तरह का लर्जा कर सकते हैं और बैलेंस को ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन एसेंशियल ट्रेमर में बैलेंस ख़राब नहीं होता है, रेयर केसेस में, कम केसेस में हो सकता है, आम तौर पे नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एसेंशियल ट्रेमर एक साइड से शुरू हो और थोड़े अरसे बाद दूसरी साइड को इन्वॉल्व करे, या दोनों साइड्स इकट्ठे इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक साइड पे ज़रा सा ज़्यादा हो सकता है और दूसरी साइड पे कम हो सकता है। उसके अलावा कुछ केसेस में जो ख़ास तौर पे शदीद एसेंशियल ट्रेमर के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हाथ रखे रखे भी थोड़ा सा लर्जा उनमें हो सकता है, और वो चीज़ हमारे उस रूल ऑफ थंब के अगेंस्ट जाती है जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग ट्रेमर अमूमन पार्किंसंस और एक्शन ट्रेमर अमूमन एसेंशियल या फेमिलियल ट्रेमर होता है। कोई ख़ास ऐसे टेस्ट्स नहीं हैं जो कि एसेंशियल ट्रेमर को डायग्नोज करते हैं सिवाय एक न्यूरोलॉजिस्ट के मुआयने के, लेकिन कुछ और टेस्ट जैसे कि एमआरआई या सीटी स्कैन वगैरह कराए जा सकते हैं और चीज़ों को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि कोई ब्रेन ट्यूमर ना हो या कोई दिमाग में सोजिश वगैरह जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के अंदर होती है वो चीज़ ना हो। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराए जा सकते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे थायराइड का फंक्शन चेक करना, जिस्म में नमकियात का लेवल चेक करना, कैल्शियम लेवल चेक करना, कुछ वाइटामिन्स वगैरह चेक करना, क्योंकि उन चीज़ों की वजह से भी जिस्म में लर्जा या ट्रेमर हो सकता है। उसके अलावा इस बीमारी का जो इलाज है वो अमूमन दवाओं से किया जाता है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं इसके अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता आपका न्यूरोलॉजिस्ट लो डोज में वो दवाएं शुरू करके अब टाइट्रेट करते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं आपका रिस्पॉन्स देख के कि कैसे लर्जा कम हो रहा है, कैसे आपकी ज़िंदगी की जो इसमें प्रॉब्लम आ रही होती है लर्जे की वजह से वो कैसे कम हो रही हैं।
اور جو ایک اپروپریٹ پھر لیول پہ لا کے وہ دواؤں کو روک دیتے ہیں تاکہ وہ لانگ ٹرم آپ یوز کریں اور آپ کی لائف کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے اس کی وجہ سے. اور کافی ساری دوائیں ہیں اور وہ آپ کے ماہر نیورولوجسٹ ہی آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اوور دا کاؤنٹر دوائیں نہیں ہوتی ہیں. کچھ ریئر کیسز کے اندر جو بہت شدید اسینشل ٹریمر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر سرجری کا بھی رول ہوتا ہے, لیکن میں کہوں گا کہ 99% ایٹ لیسٹ پاکستان جیسے ملک میں جو کہ ایک ریسورس پور کنٹری ہے اس میں 99.9% پیشنٹس کو نہ ایسی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر ضرورت پڑتی بھی ہے تو ان کو ایکسیس نہیں ہوتا ہے اس طرح کی سرجری کا. یو کے وغیرہ میں, یورپ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں جہاں پہ میڈیکل کے لیے بہت زیادہ ریسورسز مختص کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی سرجری کی جاتی ہے. کچھ ایسی سرجری جسے ہم ابلیٹو سرجری کہتے ہیں جس میں دماغ کا کچھ حصہ لیزر کے ذریعے سے جلا دیا جاتا ہے, اس سے بھی اسینشل ٹریمر بہتر ہو سکتا ہے. اور ایک سرجری جسے ہم ڈیپ برین اسٹیمولیشن کہتے ہیں, اس کو عام زبان میں اگر آپ ایک دماغ کا پیس میکر کے طور پہ سمجھیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹری یہاں سکن کے نیچے لگا دی جاتی ہے اور گردن کی جلد میں سے تاریں لے جا کے دماغ کے ایک مخصوص ایریا کے اندر ان کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بھی اسینشل ٹریمر کافی کم ہو جاتا ہے. تو میں اپنی ٹاک کو یہاں پہ سمرائز کروں گا کہ اسینشل ٹریمر سب سے کامن موومنٹ ڈس آرڈر ہے. یہ موروثی ہوتا ہے, عام طور پہ نسل در نسل چلتا ہے. ایک نسل میں اگر یہ لیٹ سے 60s میں آیا ہے تو اگلی نسل میں ذرا سا جلدی آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے بہن بھائیوں میں ہو, کچھ میں ہو سکتا ہے اور کچھ میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو پرابلم خاص طور پہ آتی ہے وہ ہاتھوں کا لرزہ ہے, اور وہ لرزہ عموماً جب آپ ہاتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو پریشان کہتا ہے, جیسے کہ کپ وغیرہ پکڑنے میں یا گلاس پکڑنے میں یا چمچ سے کچھ کھانے پینے میں. لکھنے میں بھی بہت پرابلم ہو سکتی ہے. بہت دفعہ اس طرح کے پیشنٹس کا سگنیچر بینک والے ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں چیک بک کے اوپر کیونکہ ان کے ہاتھ میں اتنی شیکینس آ چکی ہوتی ہے. اگر آپ پہلے سے کوئی سیکھا ہوا ٹاسک, جیسے کہ اگر آپ کوئی سلائی کڑھائی وغیرہ کرتے تھے, اگر آپ وہ دوبارہ سے کریں تو اس میں لرزہ ذرا سا کم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کوئی نیا ٹاسک کریں جیسے کہ کوئی نئی چیز لکھیں تو اس کے اندر لرزہ آپ کو کافی پریشان کر سکتا ہے. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کافی ساری دوائیں موجود ہیں جو آپ کا نیورولوجسٹ آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں. عام طور پہ ٹیسٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے, اور ایکسٹریم کیسز کے اندر اس طرح کے پیشنٹس کو سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹاک سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا. اس سے آپ کسی پیارے کی مدد کر سکیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.